नव्या के गोरे लंबे पैर दिख रहे थे जहाँ एक भी दाग नहीं लगा हुआ था। विहान कॉल कट करके नव्या की ओर बढ़ा। नव्या अपने दोनों हाथों से बाथरोब पकड़े नीचे खींच रही थी, जिसे देखकर विहान ने कहा, तुम्हारे खींचने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा, बस कुछ टाइम वेट करो, तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। विहान पानी में कूदने की वजह से पूरी तरह से भीग गया था। नव्या की तरफ देखकर कहा, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, जब तक मैं बाहर ना आऊँ दरवाजे पर कोई आए तो तुम डोर मत खोलना। इतना बोलकर विहान वॉशरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद जब विहान वॉशरूम से आया तो नव्या सोफे पर आराम से बैठी हुई थी और दुबक कर सो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसे गहरी नींद आ रही है, जो आंखें झपकाए जा रही थी। विहान नव्या के पास आकर पूछा, क्या कोई आया था? विहान की आवाज़ सुनकर नव्या हड़बड़ा के उसे देखकर बोली, नहीं नहीं, कोई नहीं आया। विहान वापस अपना सेल फोन उठाया और कॉल लगाया और गुस्से से बोला, इतना टाइम कैसे लग सकता है तुम्हें कपड़े लाने के लिए? 2 मिनट बाद तुरंत दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। विहान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो शिव कपड़े लेकर खड़ा था। विहान ने कपड़े लिए और दरवाज़ा बंद कर दिया और नव्या की तरफ देखकर कहा, लो जाकर पहन लो। नव्या वो कपड़े लेकर अंदर चली गई। इतने में विहान ने लैंडलाइन से कॉल लगाया और कहा, रूम नंबर 101 में खाने के साथ गरम सूप और कॉफ़ी भेजने के लिए। नव्या वॉशरूम के अंदर जब वो ड्रेस देखी तो वो एक क्रॉप शॉर्ट ड्रेस था, पूरे वाइट कलर का ड्रेस, उसमें डॉट डॉट फ्लावर्स बने हुए थे। नव्या को ये ड्रेस एक छोटी बच्ची के जैसे लग रहा था, पर वो उसमें बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने खुले बाल और थाई के नीचे तक फ्रॉक आ रहा था, जिसमें काफ़ी सुंदर और प्रिंसेस जैसी लग रही थी। नव्या को अजीब लग रहा था ये सब कपड़े पहनना, वो भी विहान के सामने, क्योंकि उसने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। एजेंसी में जॉब के टाइम भी हमेशा यूनिफॉर्म ही पहना करती थी, जिस वजह से कभी मौका नहीं मिला ऐसे कपड़े पहनने के लिए। नव्या वॉशरूम से बाहर आई। विहान तुरंत नज़र उठाकर नव्या को देखा। हो ना हो यह लड़की कोई ना कोई जादू जानती होगी, दिन ब दिन इसकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। विहान एक लंबी सांस लिया और दूसरी ओर देखने लगा कि उतने में ही डोर नॉक करने की आवाज़ आई। विहान खड़ा हुआ और जाकर डोर ओपन किया तो वेट्रेस डिनर लेकर आया था। विहान ने खाने की ट्रॉली अंदर लिया और डोर बंद कर दिया और टेबल पर खाना लगाने लगा। पहले अपने लिए कॉफ़ी, नव्या के लिए गर्मा गर्म सूप बाउल में डालकर टेबल पर रखकर नव्या की ओर देखकर बोला, बैठो, गर्म सूप पी लो, तुम्हें बेटर फील होगा। नव्या अंदर ही अंदर सोचने लगी, बोल तो ऐसे रहा है जैसे बहुत ही फिक्र है इसे मेरी। और नव्या चुपचाप आकर चेयर पर बैठकर गर्म सूप पीने लगी और सामने विहान कॉफ़ी पी रहा था। अब रात भी काफ़ी होने लगी थी, सारे लोग पार्टी से जाने लगे थे। वहीं राजीव और वेदिका भी निकल गए थे। मालविका भी घर के लिए निकल गई थी। सभी लोग एक एक करके जाने लगे। इधर विहान और नव्या का भी डिनर हो गया है। विहान ने नव्या से कहा, अब हमें भी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि विहान ज़्यादातर अपने घर पर या फिर विला पर ही रुकता है। उसे पसंद नहीं यहाँ वहाँ रुकना। विहान अपने रूम में और अपने बेड के सिवाय अच्छी नींद कहीं भी नहीं आती। काफ़ी रात होने की वजह से रोड भी खाली थी। बिना ट्रैफिक, बिना भीड़ भाड़ के वो दोनों जल्दी से मेंशन के अंदर आ गए। जैसे ही दोनों मेंशन के अंदर आ रहे थे, दादी रूम से निकलकर कॉरिडोर पर ठहर रही थी। अब वो अंदर जाने ही वाली थी कि उनकी नज़र विहान और नव्या पर गई। दादी नव्या को पहचान नहीं पा रही थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत चश्मा लगाकर अच्छे से स्कैन की। फिर जाकर वो नव्या को पहचान पाई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, खुद बदमाश है, अब क्या बहू को भी बदमाशी के रास्ते लेकर जा रहा है। देखो तो ज़रा, रात में कैसे कपड़े पहना के घुमा रहा है। इस घर की बहू है, उसे क्या बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को बोलकर क्या फ़ायदा। दादी मुंह टेढ़ा करते हुए कमरे में चली गई। जब दोनों कमरे में आए तो नव्या ब्लैंकेट उठाकर सोफे पर सोने के लिए जा रही थी कि इतने में विहान ने अपना हैंड वॉच निकालते हुए कहा, तुम जाकर बेड पर सो जाओ। नव्या ब्लैंकेट सोफे पर रखी ही थी कि अचानक
अपनी आंखें बंद कर ली और मन में सोचने लगी, यह इतना मेहरबान कब से होने लगा मुझ पर। नव्या ने तुरंत पीछे पलटकर जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। विहान अपना वॉच और मोबाइल टेबल पर रखते हुए आगे कहा, मैं सिर्फ एक ही बार कहता हूँ, बार बार दोहराने की मुझे आदत नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तुम चुपचाप जाकर बेड पर सो जाओ तो सो जाओ। नव्या ने भी तुरंत सपाट लहजे में बोली, मुझे बेड पर नहीं सोना, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। क्या तुम्हें अभी भी सुनाई नहीं देता क्या? विहान ने 2 कदम आगे आकर कहा, अगर तुम सोफे पर सोई तो मैं तुम्हारे ऊपर सो जाऊँगा, फिर पूरी रात 75 केजी का भार सहते रहना। नव्या विहान के मुंह से ये सुनकर उसकी सांसें गले में ही अटक गई और वो आंखें छोटी करके देखने लगी। अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बोली, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कभी सोचना भी मत। विहान कहाँ चुप बैठने वालों में से था। नव्या को छेड़ते हुए उसने आगे कहा, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम देखना चाहोगी मैं क्या कर सकता हूँ तो ठीक है, आज रात ज़रा भी हिलना मत। 75 केजी कैसे सहन करोगी बताओ? मुझे तो नहीं लगता तुम मेरी वज़न को सहन कर सकती हो। विहान की डबल मीनिंग बातें नव्या अच्छे से समझने लगी। नव्या तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। वो समझ गई इससे बहस करना बेकार है। नव्या को ऐसा करता देखकर विहान मुस्कुराकर बालकनी की तरफ जाने लगा और जाते जाते कहा, जाकर चुपचाप बेड पर सो जाओ, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो। इतना बोलते हुए बालकनी में चला गया। अब क्या था, नव्या को तो मानना ही पड़ेगा। अगर उसने नहीं मानी तो विहान जो बोला है वो करने में पीछे नहीं हटेगा। विहान जानता था कि नव्या को नींद आ रही है और वो सोफे पर आराम से सो नहीं सकती, उसे ठंड लग जाएगी। इसीलिए उसने अपना बेड दे दिया और खुद बालकनी में जाकर सिगरेट निकालकर लंबे लंबे कस लेने लगा। आसमान में काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। विहान बाहर का नज़ारा देख रहा था। इस वक्त विहान के दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था, पर विहान तो विहान है, वो किसी को तो अपना हाल बताएगा नहीं। कमरे में नव्या बेड पर आकर बैठ गई। उसे ये बेड तो पहले दिन से ही बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसे कहीं ना कहीं विहान से डर भी लग रहा था। आखिर बेड तो विहान का ही है। वो इतनी आसानी से उसने अपना बेड दे दिया जो कि नव्या को हजम नहीं हो रहा था। इतनी दया, और वो भी ये राक्षस। नव्या ये सब सोचते सोचते ब्लैंकेट लेकर खुद का आधा शरीर ढककर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसकी नींद तो कोसों दूर चली गई। उसे तो अब बार बार वो सीन याद आने लगा कि कैसे विहान ने माउथ टू माउथ ब्रीथिंग किया था। नव्या को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ना जाने क्यों खुद से घिन सी होने लगी थी। आखिर होता भी क्यों नहीं, ये वही आदमी है जिसने इंगेजमेंट वाले दिन ही उसके मंगेतर का एक्सीडेंट किया हो। वो कैसे भूल सकती है किन हालातों से वो गुजरी है, कि फैमिली के साथ विहान ने आखिर क्या क्या किया है, वो चाहकर भी नहीं भूल सकती। नव्या सीलिंग को देखते देखते ना जाने उसे कब नींद लग गई। जब विहान देर रात कमरे में आया, नव्या को देखकर जो लाइट ऑन कर आराम से सो रही थी, विहान सर झटकते हुए काउच पर चला गया। काउच बेडरूम से बाहर था, इस पर विहान आराम से सो सकता था। सुबह के 6 बजे विहान जल्दी उठा और बेडरूम में जाकर नव्या को एक नज़र देखा, जो पूरे ब्लैंकेट से कवर कर आराम से सो रही थी। सिर्फ उसका फेस ही दिखाई दे रहा था। विहान उसे देखकर वर्कआउट के लिए चला गया। लगभग 7:30 बजे तक विहान वर्कआउट करने के बाद जब कमरे में आया, विहान की नज़र अपने आप नव्या की तरफ चली गई, जो अभी भी एक ही पोजीशन में सो रही थी। उसे इस तरह सोता देखकर विहान वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। लगभग 25 मिनट बाद विहान वॉशरूम से बाहर निकला। ना जाने क्यों विहान की नज़र वापस नव्या की तरफ गई, जो सुबह से एक ही पोजीशन में सो रही थी। उसकी बॉडी ज़रा भी टस से मस नहीं हुई, वैसे कि वैसे ही सो रही है। जब उसने सुबह के 6 बजे उसे देखा था, तब से वो एक ही पोजीशन में सो रही थी। विहान तुरंत रेडी होने लगा। वो बिजनेस सूट पहना, उसे आज ऑफिस जल्दी जाना था, अर्जेंट कोई मीटिंग अटेंड करने। विहान बाहर जाने वाला था, पर उसकी नज़र नव्या को 3-4 बार देख चुका था कि सुबह से क्यों एक ही पोजीशन में सो रही है।
विहान बेड के पास जाकर खड़ा हुआ और नव्या को ध्यान से देखने लगा, झुका और ध्यान से देखने लगा, फिर वापस थोड़ा और झुका। विहान झुकते झुकते एकदम नव्या के करीब चला गया। विहान को ना जाने क्यों थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। विहान अब इतना झुक गया कि अपना कान नव्या के नाक के पास लगाया। वो चेक कर रहा था कि नव्या सांस ले रही है कि नहीं। लगभग 2 मिनट तक कान लगाकर चेक कर ही रहा था। उतने में विहान का बियर्ड नव्या के गाल पर टच होने लगा, जिस वजह से उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, उसने अपने सामने विहान को देखकर हड़बड़ा गई। हड़बड़ाते हुए बड़ी बड़ी आंखें करके विहान को देखने लगी और विहान जैसे ही नव्या की तरफ फेस किया कि दोनों के नाक आपस में टच हो गई, जिससे दोनों असमंजस में पड़ गए और नव्या अपने दोनों हाथ बेड के सहारे से उठने की कोशिश करने लगी और विहान तुरंत उठकर खड़ा हो गया। नव्या लड़खड़ाती आवाज़ में बोली कि क्या कर रहे थे, क्या हुआ? विहान अपनी नज़र इधर उधर चुराने लगा। उसे पता था कि नव्या के सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो पीछे पड़ जाएगी, इसीलिए पीछे पलटा और नव्या को देखकर कहा, वो तुम सांस नहीं ले रही थी, इसीलिए मैं चेक कर रहा था, पर तुम सो रही थी। मैंने तुम्हारी नींद भी खराब कर दी। नव्या विहान को एकटक देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब दे। अचानक उसके फेस पर एक कड़वाहट भरी स्माइल लिए बेड पर बैठते हुए बोली, तो तुम्हें लगा मैं मर गई? कितना अच्छा होता अगर मैं मर जाती। नव्या इतना बोली ही थी कि विहान ने अपने दोनों होठ आपस में दबाकर गुस्से से देख रहा था। विहान नव्या का सवाल का जवाब नहीं दिया। विहान नहीं चाहता था बेकार में फिजूल बहस करे, इसलिए विहान कमरे से जाने लगा। जाते जाते कहा, अब उठ गई हो तो रेडी होकर नीचे आ जाओ। इतना बोलकर लंबे लंबे कदम भरते हुए नीचे चला गया। नव्या कुछ पल ऐसे ही बैठी रही। वो सोच रही थी, आखिर ये आदमी इतना अजीब क्यों है? उसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर ये करना क्या चाह रहा था? इसके दिमाग में क्या चलता है? नव्या की समझ से परे था। नव्या अपने ख्यालों को झटकते हुए वॉशरूम में चली गई। कुछ टाइम के बाद रेडी होके जब वो नीचे लिविंग एरिया में आई तो अनिका जी सभी के लिए टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। अनिका जी ने नव्या को देखकर कहा, बेटा आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ऊपर ही भिजवा रही थी, पर तुम अब आ ही गई हो तो आओ नाश्ता कर लो। मुझे वेदिका बेटा ने कल रात के बारे में बताया, पर वो सब जाने दो, पहले तुम आओ नाश्ता कर लो। नव्या कुछ बोली नहीं, चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वहीं सामने दादी एक बार विहान को तो एक बार नव्या को देख रही थी। चश्मे में से दादी कब से इन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने रात को ही उन दोनों को मेंशन में आता देख ली थी। दादी नव्या को बोल दी, इस वक्त तो तूने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, पर रात को तो तूने ना जाने कैसे कपड़े पहने थी। और हाँ, तू तो मेरा ही पोता है ना, तू तो इसके साथ था ना जब इसने 1 पाँव आधा पाव का कपड़ा पहनी थी। विहान इतना सुनकर दादी की तरफ देखने लगा और शांत आवाज़ में कहा, दादी वो मेरे साथ थी। दादी पराठे खाते हुए बोली, हाँ तेरे साथ ही। मैंने देखी कि तू कितना बड़ा बिजनेसमैन वाला होके अपने बीवी को आधा मीटर का कपड़ा पहना के रात को घुमाता है और खुद भी घूमता है। मेरा ही पोता है ना तू, बदमाश कहीं का। तो क्या अब बहू को भी बदमाशी के रास्ते लेकर जाएगा? इतना ही शौक है तुझे छोटे छोटे कपड़े पहनाने का, तो अपने कमरे में पहना, पूरी दुनिया को क्यों दिखाता है? राम राम, क्या ज़माना आ गया है। एक हमारा ज़माना था और एक तुम्हारा है। ज़माना देखो, 1 पाँव आधा पाव कपड़े पहन के घूम रहे थे, आज के जवान हैं। दादी लगातार बात बढ़ाई जा रही थी। नव्या को तो अब शर्मिंदगी आने लगी। वो एक नज़र विहान को देखकर नज़रें नीचे झुका ली। इतने में अनिका जी ने कहा, माँ अब बस भी करिए, बच्चे हैं, अभी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? अरे हाँ पहनो पहनो, मैंने कब मना किया है उनको, पर उनका खुद का कमरा है, कमरे में पहने, एक दूसरे को दिखाए। बाहर किसको दिखाना है? आखिर दोनों पति पत्नी हैं। अपने कमरे में कपड़े पहने या ना पहने, कपड़े बिना कपड़े के रहे। नव्या को अब 1 सेकंड भी रुका नहीं जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत शर्म आने लगी और वो उठकर
स्लो आवाज़ में बोली, माँ मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी से किचन में चली गई। नव्या किचन में जाकर अपने चेस्ट पर हाथ रखकर लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाते हुए बोली, पहली बार मैंने ऐसे कपड़े पहने। मुझे तो खुद शर्मिंदगी आ रही थी, पर उस शैतान को क्या ज़रूरत थी ऐसे कपड़े मंगवाने के लिए। खुद को तो ज़रा ही शर्म नहीं है, पर मेरी तो खामखा बेइज्जती हो गई। नव्या को वापस किचन से बाहर जाने के लिए शर्मिंदगी आ रही थी, फिर भी नव्या जैसे तैसे करके बाहर आई और सबको एक नज़र देखकर चुपचाप टेबल पर बैठ गई। वहीं विहान नव्या पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा था। नव्या 2-3 बार विहान की तरफ देखी, जो कि उसे ही देख रहा था। नव्या ने इधर उधर नज़रें फेरने लगी। दूसरी तरफ नैना ने इंडिया एजेंसी जॉब छोड़ दी और आज वो एक मेहता एंटरप्राइज कंपनी में इंटरव्यू देने वाली थी। उसे 11 बजे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया गया था। नैना जल्दबाजी में घर से निकल गई क्योंकि उसे आज काफ़ी लेट हो गया था। उसे डर था कहीं टाइम पर ना पहुंची तो उसका इंटरव्यू रोक दिया जाएगा। नैना अपने मोबाइल में लाइव लोकेशन चेक करते हुए मेहता कंपनी जा रही थी। कंपनी के बाहर जैसे ही वो पहुंची कि अचानक से कार आने की वजह से वो हड़बड़ाकर उसका मोबाइल नीचे गिर गया और नैना खुद को बचाते बचाते उसका मोबाइल कार के पहिए के नीचे चला गया। अब क्या ही था, नैना आग बबूला हो गई। नैना ने अपने मुंह पर से हाथ हटाया और लाल आंखों से देखते हुए कार के पास गई। बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारी तो आज तुम्हें मैं दिखाती हूँ। नैना दरवाजे पर हाथ पीटने लगी। वो इतना ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी कि जैसे कार का ग्लास ही तोड़ देगी। नैना लगातार दरवाज़ा पीटे जा रही थी। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं, मेहता कंपनी का सीईओ हान मेहता है। उसने जैसे ही नैना की बदतमीजी देखी तो कार से बाहर निकला और नैना के सामने आकर एटीट्यूड में बोला, तुम क्या पागल हो, देखकर नहीं चल सकती हो? और ये क्या हरकत है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को लात मारने की? ओ मिस्टर, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया और ऊपर से मुझे ही दादागिरी दिखा रहे हो। अभी तो तुम्हारे कार को लात मारी हूँ, अब तुम्हें भी मारूंगी और मैं मार मार के तुम्हारा भूसा ना बना दिया तो मैं भी नैना नहीं। नैना को इस तरह चिल्लाता देखकर रोड पर काफ़ी लोग जमा हो गए। नैना ने जब देखा कि बहुत लोग जमा हो गए हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिस वजह से हान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और वो दांत पीसते हुए नैना के करीब आकर बोला, तुम क्या पागल हो? ये क्या कर रही हो तुम? एक तो तुम मेरे रास्ते में आई और ऊपर से तुम लोगों को इकट्ठा कर रही हो। ये मत सोचो तुम मेरी कंपनी। हान इतना ही बोला होगा कि नैना बोली, क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या कर लोगे तुम? बताओ क्या कर लोगे तुम? मेरा एक्सीडेंट करोगे? तुमने क्या सोचा तुम यहाँ से जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? ये मत भूलो तुम्हारा पाला नैना से पड़ा है। अब देखो मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। हान ने देखा कि आसपास में बहुत लोग खड़े हो गए हैं। कुछ औरतें बातें कर रही थी कि देखो आजकल के कैसे बच्चे हैं, लगता है इनका कुछ तो रिलेशन रहेगा, इसीलिए तो ऐसे लड़ रहे हैं। एक औरत ने कहा, शायद इस लड़की की गलती होगी, तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, ये लड़के की ही गलती होगा। देख नहीं रही हो इतनी बड़ी कार लेकर खड़ा है, उस बेचारे का मोबाइल तोड़ दिया। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिससे हान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसके साथ यह पहली बार हुआ था कि उसे रोड पर कोई लड़की बेधड़क बहस कर रही थी और साथ में मारने की धमकी भी दे रही थी। हान अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने वाला था कि नैना ने उसके हाथ से मोबाइल छीन ली और बोली, किसको कॉल कर रहे हो? पुलिस वाले को या अपने चेले चपोटे को बुला रहे हो? बुलाओ किसको बुलाना है। इतने में कंपनी का गेट खुला और 2 गार्ड बाहर आए और बाहर का भीड़ भाड़ देखकर थोड़ा और करीब आए और एक गार्ड अपने बॉस को देखकर आकर सबको भगाने लगा, जाओ यहाँ से जाओ। वो गार्ड कंपनी का यूनिफॉर्म पहना था जिस पर मेहता एंटरप्राइजेस कंपनी का लोगो लगा हुआ था। नैना ने जब ये देखा तो वो खुश हो गई कि उसकी सेफ्टी के लिए देखो कंपनी का गार्ड बाहर आ गया है।
जिससे नैना स्माइल करते हुए गार्ड के पास आकर बोली, सर देखिए ना, ये आदमी मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। गार्ड ने हान को ग्रीट किया और उसे ऐसा करता देखकर नैना घूरे जा रही थी और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, अमीर देखकर तुम्हारी भी नीयत खराब हो गई। सही कहा है किसी ने, जहाँ पर पलड़ा भारी हो लोग उसी तरफ भागते हैं। आज तो मैंने आंखों से देख भी लिया। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरे मोबाइल का भरपाई करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं कोई अबला नारी बेचारी नहीं हूँ, समझे तुम? नैना इतना बोले जा रही थी कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। इतने में गार्ड ने कहा, सर आप अंदर चलिए, मैं इस लड़की से निपटता हूँ। अरे ऐसे कैसे अंदर चलिए? पहले मेरे मोबाइल का भरपाई करो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती, समझे तुम? इतना सुनकर हान गुस्से में कहा, इसकी मोबाइल की कीमत से 2 गुने पैसे इसके मुंह पर दे मारो। अब क्या ही था, नैना का गुस्सा फटने लगा। क्या कहा तुमने? ज़रा वापस कहना। मुंह पर दे मारो? देखने में तो तुम अमीर खानदान के मालिक लगते हो, पर जुबान खोलते ही गटर जैसे। इतने में अंदर से हान का असिस्टेंट अमन बाहर आया और नैना की तरफ 30,000 बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत, और यहाँ से चली जाओ। पैसा देते ही हान उससे कहा, इससे तुम्हारे जैसे 4 फ़ोन आ जाएंगे। इतना बोलकर हान कंपनी के अंदर चला गया। वहीं नैना हाथ में पैसे लिए खड़ी थी और खुद से बोली, दे ऐसा रहा है जैसे फ्री में दान दे रहा है। मेरा मोबाइल का जो नुकसान हुआ है उसका कुछ नहीं। सबके जाने के बाद में नैना अपना टूटा हुआ फ़ोन बैग में रखी और 10 से 15 कदम चल के मेहता कंपनी के अंदर चली गई। नैना को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, वो तो अपने टूटे हुए फ़ोन का टेंशन में लगी हुई थी। जब नैना रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचती, बोली, गुड मॉर्निंग, आज मेरा अपॉइंटमेंट है इंटरव्यू के लिए। अंदर ही अंदर डर रही थी, आज उसका वक्त भी ख़राब हो गया है। कैसी पनौती इंसान से उसका सुबह सुबह मुलाकात हो गया। नैना अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी और ना जाने कितने अंदर ही अंदर हज़ारों गालियाँ हान को दे चुकी होगी। लगभग आधे घंटे के बाद HR राउंड का इंटरव्यू हो गया। HR ने फाइनल इंटरव्यू हान का असिस्टेंट अमन लेने वाला था। लगभग और 20 मिनट रुकने के बाद जब रिसेप्शनिस्ट नैना को कैबिन के अंदर भेजी, नैना के फेस पर छोटी सी स्माइल थी और स्माइल के साथ उसने डोर ओपन कर अंदर जाते ही पहले गुड मॉर्निंग विश की। पर जैसे ही सामने उस पर्सन को देखा, उसका पूरा मूड खराब हो गया। तुम? नैना हकलाती हुई आवाज़ में बोली। यही हाल अमन का भी था। उसने नैना को देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया। क्या तुम यहाँ के बॉस हो? अमन हल्का मुस्कुराया और कहा, जी नहीं मैडम, मैं तो हान सर का असिस्टेंट हूँ, जिससे अभी कुछ देर पहले ही आप झगड़ा कर रही थी। क्या वो तुम्हारे बॉस हैं? हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा तो जॉब गया। नैना मन में सोचने लगी, ये मेरी बेइज्जती करके निकाले, इससे अच्छा है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नैना ने बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, मैं इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जहाँ पर बॉस इतना घमंडी हो, जिससे आम इंसान की वैल्यू ही ना हो। वहाँ पर इतना तो रुकना भी ना पसंद करूँ, काम करना तो बहुत दूर की बात है। अमन नैना के मुंह से ये लाइन सुनकर उसके फेस का भाव बदल गया। वो सोचने लगा कि शायद जॉब के लिए ये लड़की माफ़ी मांगेगी, पर यह तो अकड़ दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ विहान ऑफिस के लिए निकल गया था। नव्या लिविंग एरिया में सोफे पर बैठी हुई अनिका जी से बातें कर रही थी। आज अनिका जी नव्या को अपने घर के रूल कायदे कानून बता रही थी। विहान रूड होने के बारे में या उसकी ज़िद होने के बारे में नव्या को बताई जा रही थी। अनिका जी ने कहा कि विहान जैसा सख्त दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अनिका जी अपने ख्यालों में खो सी गई और आगे बोली, अरे वो तो वक्त के साथ ऐसा हो गया। अनिका जी ने इतना कहने के बाद बात पलटते हुए विहान के बचपन के कुछ तस्वीरें दिखाने लगी। नव्या ने भी एल्बम बुक के सारे पेज टर्न करते हुए सभी तस्वीरें देखती चली गई। अब नव्या को एक बात खटकने लगी। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि सभी तस्वीरों में सभी लोग हैं। उसने पूरी एल्बम देख ली, पर विहान के पापा का फ़ोटो कहीं पर भी नहीं है। ऐसा क्यों? उसके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था।
वो लगातार सोच रही थी कि विहान की मॉम से पूछे, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कैसे पूछे। पर विहान की मॉम वो बताना भी तो नहीं चाहती। उन्होंने सबके बारे में बताया, सिवाय अपने पति को छोड़कर। नव्या बार बार अनिका जी को देखे जा रही थी कि उनकी मांग में सिंदूर है, उनके गले में मंगलसूत्र है। फिर भी इस घर में जब से आई हूँ ना ही कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है और ना ही कोई जिक्र करता है। ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद जब नव्या अपने कमरे में आई तो कभी सोफे पर बैठी तो कभी इधर उधर घूम रही थी। उसे बार बार ये बात खाई जा रही थी, ऐसी क्या वजह है इस घर में कोई भी उनका नाम नहीं ले रहा। नव्या ये सोचते सोचते बालकनी में चली गई। नव्या का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो किससे पूछे, कैसे पता लगाए कि आखिर वजह क्या है। कोई जिक्र नहीं कर रहा, नव्या चाहकर भी पूछ नहीं पा रही थी। नव्या ने सोचा कि थोड़ी हिम्मत करके वेदिका से पूछे, पर वो क्या बताएगी। नव्या कभी बालकनी तो कभी सोफे पर तो कभी कमरे में ऐसे चक्कर लगाई जा रही थी, पर उसे हिम्मत नहीं हुई पूछने के लिए। शाम का वक्त जैसे तैसे वक्त गुजर गया। आज शाम को विहान जल्दी घर आया था क्योंकि वेदिका और राजीव दोनों इंदौर के लिए निकलने वाले थे। विहान अपने कमरे में आया पर नव्या कमरे में नहीं थी। वो आज किचन के काम में लगी हुई थी क्योंकि वेदिका जाने वाली है, इसीलिए उसके मनपसंद घर में सभी लोग अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।